अप्रैल 2019 शाम का वक्त। बेंगलोर का एक 37 साल का आईटी प्रोफेशनल अपने ऑफिस से घर की तरफ लौटता है। घर आता है, किचन में जाता है, खाना परोसता है। डिनर करने के बाद उसकी कुछ तबीयत खराब होने लगती है और तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो बहुत तेज उल्टियां कर रहा था और तो और उसके गले में बहुत तेज दर्द भी था। डॉक्टर उसे कुछ दवाएं देता है, 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहता है, लौट के आता है, ठीक महसूस करने लगता है। पर क्या वो ठीक रहेगा? घर आने के बाद में जैसे ही दोबारा से वो घर का खाना खाता है, फिर से वही बीमारी लौट आती। इस बार उल्टी, डायरिया और बहुत ही जबरदस्त गले में दर्द। उल्टियां इतनी तेज कि रोके से ना रोके। तभी वह किचन की एक दिन सफाई करते करते एक छोटी सी बोतल ढूंढ लेता है। उस छोटी सी बोतल में एक सफेद पाउडर जैसा चीनी नुमा कुछ भरा हुआ था। उसे भी नहीं पता था कि वो आखिर है क्या। पता लगाने के लिए उसने उस शीशी को लैब में दिया। डॉक्टर ने एक रिपोर्ट तैयार की और उसके हाथ में थमा दी और उस पर लिखा था आर्सेनिक। जी हाँ, आपने सही सुना, आर्सेनिक, द परफेक्ट पॉइजन। नमस्कार और स्वागत है आपका द फॉरेंसिक डॉकेट में, जहां हम क्राइम को दो तराजुओं में तोलते हैं, एक साइंस की और दूसरा कानून की। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवोकेट ऋषभ। चलिए डॉकेट ओपन करते हैं। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक जहर की, जिसका नाम है आर्सेनिक। उसको सदियों तक राजाओं ने इस्तेमाल किया अपने रास्ते का कांटा निकालने के लिए, इसलिए उसका नाम पड़ गया द किंग ऑफ पॉइजन्स एंड द पॉइजन ऑफ किंग्स, मतलब बादशाहों का जहर और जहरों का बादशाह। जी हाँ, बादशाहों का जहर, क्योंकि इसको राजाओं ने इस्तेमाल किया अपने खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए। और आर्सेनिक को परफेक्ट मर्डर वेपन आखिर बनाया किसने? ये उसकी 3 अनोखी हैरत अंगेज बातें हैं। पहली बात के आर्सेनिक बहुत ही ज्यादा आसानी से हर जगह मिल जाता था। उस वक्त के जमाने में आर्सेनिक हर जगह आसानी से उपलब्ध था, इसीलिए लोगों के हाथ में बड़े आसानी से लग भी जाता था। ना इसकी कोई स्मेल थी, ना कोई टेस्ट, इसीलिए आसानी से खाने के पदार्थों में मिला करके इसको पिला दिया जाता या खिला दिया जाता और किसी को कोई शक भी ना होता। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। आखिर इस परफेक्ट पॉइजन को साइंस ने पकड़ा तो पकड़ा कैसे? ये बड़ा ही एक हैरत अंगेज किस्सा है। इसको हम आगे चल के आपके साथ में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और रही बात तीसरी, ये जहरों का बादशाह आज जान बचा रहा है, लाखों लोगों की जान बचा रहा है, वो भी एक ऐसी बीमारी से जो लगभग लाइलाज है। इस बात के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डॉकेट के एंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आर्सेनिक सदियों तक एक परफेक्ट मर्डर वेपन आके कैसे बना रहा। आखिर आर्सेनिक को एक परफेक्ट पॉइजन या परफेक्ट मर्डर वेपन बनाया किसने? इसके पीछे कुछ राज छुपे हुए हैं। पहले हम जानते हैं कि आर्सेनिक शब्द आया कहां से। आर्सेनिक शब्द आया है ग्रीक के शब्द आर्सेनिकोन से, जिसका मतलब होता है पोटेंट या ताकतवर। आर्सेनिक जो कि इस्तेमाल किया जाता है एक सफेद पाउडर के रूप में, उसे कहते हैं व्हाइट आर्सेनिक। दरअसल वो प्योर आर्सेनिक नहीं, आर्सेनिक ऑक्साइड होता है। आर्सेनिक ऑक्साइड बड़े आसानी से उस वक्त कहीं भी मिल जाया करता था, क्योंकि उस वक्त उस जमाने में इसको चूहे मारने की दवाइयों में बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा, इसका कोई टेस्ट और स्मेल ना होने के कारण इसे किसी भी खाने के पदार्थ, पीने के पदार्थ में मिलाने से किसी को शक ही ना होता, और शक ना होने के कारण एक मृत्यु हो भी जाती तो कातिल बच के आराम से निकल जाता। तीसरा, इससे होने वाले जो असर थे वो कुछ ऐसे दिखते थे मानो कोई आम बीमारी हो। इतनी आम बीमारी कि पुलिस तहकीकात भी ना करती और फाइल को तुरंत बंद कर देती। कातिल आर्सेनिक देकर फरार हो जाता और मरने वाला मर जाता, इंसाफ डूब जाता। अब जानते हैं कि आर्सेनिक को किस तरह से इंसानी शरीर के अंदर पहुंचाया जाता। आर्सेनिक को तरीके हैं देने के 2। आर्सेनिक 2 तरीके से इंसानी शरीर के अंदर दाखिल होता है। पहला तरीका एक्यूट पॉइजनिंग। जी हाँ, एक्यूट पॉइजनिंग का मतलब है कि एक साथ बहुत बड़ी आर्सेनिक की डोज किसी के खाने में या ड्रिंक में मिला दी जाए और वह तुरंत इंसान के शरीर में जाती है। जाने के कुछ ही मिनटों या घंटों के अंदर में वह असर दिखाना शुरू कर देती है। असर इतना भयानक और इतना तेज होता है कि सामने वाले को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। उसे गले में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, आंखें लाल पड़ जाती हैं, तेजी से उल्टियां आने लगती हैं, जिन्हें रोकना जब लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इलाज ना मिलने पर डायरिया की शिकायत भी हो जाती है। डायरिया
बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह एक राइस वाटर स्टूल की शक्ल ले लेता है। जी हाँ, ये शब्द याद रखिएगा, राइस वाटर स्टूल। इसको जेपी मोदी जी ने अपने मेडिकल जूरिस्प्रूडेंसी किताब में इसी तरह से इस्तेमाल किया है। आखिर क्या है राइस वाटर स्टूल, और मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं इस बात पे? राइस वाटर स्टूल एक और बीमारी का अहम हिस्सा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यह एक और बीमारी का लक्षण है, और वो बीमारी कोई और नहीं, उस वक्त सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारियों में से एक कोलेरा है। जी, मैं हैजा की ही बात कर रहा हूँ। कोलेरा के सिम्टम्स बिल्कुल आर्सेनिक के सिम्टम्स से मेल खाते थे, इसीलिए डॉक्टर्स उस वक्त से पकड़ ही ना पाते और एक आम हैजा की बीमारी समझते हुए इंसान की मौत की फाइल बना देते, और पुलिस कोई तहकीकात ही ना करती। समझ रहे हैं आप? आर्सेनिक के लक्षण इतने ज्यादा मिलते जुलते थे कोलेरा से कि कातिल कोलेरा के बहाने बच निकलता और आसानी से अपने काम को अंजाम दे देता। चलिए अब आगे चल करके जानते हैं कि साइंस ने इसको पकड़ा कैसे। लेकिन दोस्तों, आर्सेनिक का इससे भी कहीं ज्यादा एक डरावना रूप था। आर्सेनिक की पॉइजनिंग करने वाले लोग कभी कभी इसको बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामने वाले को खिला, पता तो चलता ही नहीं था, क्योंकि ना टेस्ट था ना स्मेल, तो आदमी धीरे धीरे करके बीमार होता। उसको लगता कि कोई बड़ी बीमारी के छोटे छोटे लक्षण मेरे अंदर आ रहे हैं, जैसे गले में दर्द, आंखों का लाल हो जाना, कभी कभी उल्टी, कभी डायरिया। वे डॉक्टर के पास जाए, लौट के आए, ठीक हो जाए, और फिर से वही चीजें शुरू हो जाती। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह जिसको एक छोटी बीमारी समझ रहा है, वो दरअसल उसके खिलाफ उसकी ही मृत्यु की साजिश है। उसका ही कोई आदमी उसी के घर में रह करके उसके खिलाफ उसी के मारने की साजिश करके बैठा हुआ है। इसे कहते हैं क्रॉनिक पॉइजनिंग। क्रॉनिक पॉइजनिंग के लक्षण साफ दिखाई देते हैं। क्रॉनिक पॉइजनिंग वालों के हाथ पैरों की स्किन पर हाइपरकेरेटोसिस हो जाता है, यानी क्रेटिन का बहुत अधिक मात्रा में हाथ और पैरों की हथेलियों पर जम जाना। नाखूनों के ऊपर अजीब से सफेद रंग के निशान भी आ जाते हैं। क्रॉनिक पॉइजनिंग में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, पर इंसान को लगता है जैसे कि कोई आने वाली बड़ी बीमारी के लक्षण है, और इसी वजह से वह इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करता रहता है और आखिर एक दिन चपेट में आ जाता है। चलिए दोस्तों, आपको वक्त में कुछ पीछे लेकर के चलते हैं 15वीं सदी की ओर, रेनाइसेंस इटली। यहीं से आर्सेनिक का गोल्डन एज शुरू होता है, और इस कहानी का सबसे मशहूर नाम बोर्जिया फैमिली। जी हाँ, रोड्रिगो बोर्जिया फैमिली, जो आगे चल के पोप अलेक्जेंडर 6 बना, और उसका बेटा सीजर। इनका फेवरेट हथियार था एक जहर, जिसे ये लोग कहते थे ला कैंट्रेला, जिसका असली इंग्रेडिएंट कुछ और नहीं, आर्सेनिक ही था। तो दोस्तों, सीजर ने तो इसको दर्जनों लोगों को मरवाने के लिए इस्तेमाल में लिया, क्योंकि वह सियासत का गंदा खेल खेलने लगा। अब ये जहर इटली के फैमिलियों का खेल नहीं रहा था, अब ये फैमिलियों के खेल से निकल करके एक सरकारी तंत्र का खेल बन चुका था। सरकार ने इसको अपने दुश्मनों को हटाने के लिए प्रोफेशनल पॉइजनर्स को हायर करना शुरू कर दिया। वह प्रोफेशनल पॉइजनर्स इसे अपना बिजनेस बना चुके थे, और उस बिजनेस मॉडल का काम बस यही था कि सरकार उन्हें टारगेट देती और वह प्रोफेशनल जहर खुरान जा कर के सामने वाले इंसान को वह जहर दे के मार देते। जी हाँ, वो कोई और जहर नहीं, मैं आर्सेनिक की ही बात कर रहा हूँ। और तो और उस सदी की औरतों के हाथ में भी ये जहर लगा, और उन्होंने अपने जालिम पतियों से छुटकारा पाने के लिए इस जहर का बखूब इस्तेमाल किया। जी हाँ, उस वक्त शादी तो हो सकती थी, पर तलाक लेना नामुमकिन सा था। इसीलिए रोम की एक औरत जिसका नाम था ला एस्पारा, उसने तो पॉइजनिंग स्कूल ही खोल दिया। वो पॉइजनिंग स्कूल में अपने साथियों को अच्छे से पॉइजनिंग करना सिखाती। वहाँ वह बेबस औरतें आती जिनके पति बहुत ही ज्यादा जालिम थे, और उनको पॉइजनिंग करना सिखाया जाता। फिर आई बात नेपल्स की बात, जिसमें एक लेडी जिसका नाम था ग्यूलिया तोफाना, उसने एक लिक्विड जहर बनाया। आर्सेनिक को पानी में घोल करके बनाया गया एक्वा तोफाना। जी हाँ, एक्वा तोफाना। उसको मेकअप की छोटी छोटी शीशियों में बंद करके उन औरतों को सप्लाई किया जाता जो बेहद ही ज्यादा बेबस थी, अपने पति से परेशान थी, शादी से खुश नहीं थी। वह औरतें मौका देखते ही उसे अपने पति के चाय में, ड्रिंक में या खाने में मिला देती, और उनकी मृत्यु हो जाती, किसी को पता तक न चलता। यह हिस्ट्री का इतना बड़ा केस बन गया कि इसने उस वक्त 600 मर्दों को मार गिराया। और ये कोई एक दो केस नहीं है, केस आगे बढ़े।
चलते हैं इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड में 1760 से लेकर के 1915 तक लगभग 550 मौतें आई। उन 550 मौतों में से 237 मौत को अंजाम देने वाला जहर आर्सेनिक ही था। जी हाँ, आर्सेनिक को इसीलिए बादशाह कहे जाने लगा, जहरों का बादशाह। पर चलते हैं उस बात पर जहां औरतों ने अपने मर्दों को जहर दिया। मैं उस बात को एक और तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ। क्या मर्द उस वक्त मारते नहीं थे? अरे मारते तो दोनों ही थे, मर्द भी मारते थे, पर औरतों के पास ताकत नहीं थी। उनके पास थी चालाकी, और उनके दिमाग में था उस वक्त उन जालिम पतियों से बचने का यही एक तरीका। इसीलिए उन्होंने यह रास्ता अपनाया। हालांकि मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पर पता नहीं उस वक्त के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या पता उनके दिमाग में किस तरह के ख्यालात आ रहे होंगे, इस वजह से उन्होंने ये रास्ता चुना। बाकी आप इस चीज़ के लिए कमेंट करें कि उन्होंने ये सही किया या गलत। तो दोस्तों, क्या आर्सेनिक परफेक्ट मर्डर वेपन बना रहेगा? जी नहीं, आर्सेनिक को भी साइंस ने पकड़ लिया, पर उस वक्त की साइंस इतनी कैपेबल थी ही नहीं कि आर्सेनिक को पकड़ सके। इसलिए ये सदियों तक एक परफेक्ट मर्डर वेपन के रूप में दिखता रहा, और आखिरकार आर्सेनिक पकड़ा गया। आर्सेनिक की एक बहुत ही अच्छी आदत है कि ये झूठ नहीं बोलता। आर्सेनिक झूठ नहीं बोलता दोस्तों, ये पीछे छोड़ जाता है कुछ निशान और कुछ सबूत, जिन्हें डॉक्टर्स आसानी से पकड़ लेते हैं। जी हाँ, मैं आज की साइंस की बात कर रहा हूँ। आज के डॉक्टर्स इन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। आर्सेनिक को किसी भी इंसान को देने के बाद में उसकी थोड़ी बहुत मात्रा तुरंत इंसान के नाखूनों में डिटेक्ट की जा सकती है। इंसान के नाखूनों में एकदम गहरी सफ़ेद लाइन बन जाती हैं। सभी उंगलियों के सभी नाखूनों में सभी प्रकार से एक ही जगह वे लाइन दिखने में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती हैं। उससे पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार जहर दिया कब गया था। उससे भी ज़्यादा पोटेंट है हमारे बाल। अगर आर्सेनिक की एक हैवी डोज किसी इंसान को दी जाए, जिसे एक्यूट पॉइजनिंग कहते हैं, तो वह बालों की जड़ों में मात्र 30 घंटे बाद में डिटेक्ट किया जा सकता है। जी हाँ, मात्र 30 घंटे बाद में। अगर किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट को एक बाल भी मिल जाए तो वह बता सकता है कि आखिर इस इंसान को जहर की डोज दी कब गई थी। घंटे मिनट तक सही से आंकी जा सकती है, और एक पूरा फोरेंसिक कैलेंडर बना करके सौंपा जा सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा, हमारा पेट और इंटेस्टाइन। जी, मैं आंत की बात कर रहा हूँ। पेट और आंत के अंदर यह जहर पचता नहीं है और रीएक्सक्रीट कर दिया जाता है। रीएक्सक्रीट का मतलब है कि पेट और आंत के सेल्स इसे खींचकर ब्लड में नहीं डाल पाते। यह उल्टा पेट और आंत के अंदर ही रह जाता है और क्रिस्टल्स के फॉर्म में मौजूद होता है। कई दफ़ा ऐसे भी केस सुने गए हैं जहां डेड बॉडियां दफना दी गई और फिर से एक्सह्यूमेशन मतलब डेड बॉडियों को निकाल कर उनके आंत से ये जहर निकाल के देखा गया और कातिल को सज़ा सुनाई गई। और तीसरी और हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। वह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कातिल के द्वारा दिए गए 1 से 2 माइक्रोग्राम आर्सेनिक को भी तुरंत डिटेक्ट कर लेती है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री की। शायद आप लोग जानते हो, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता देता हूँ कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री में किसी भी इंसान का कोई भी हिस्सा जिसके अंदर आर्सेनिक डिटेक्ट होने के काफ़ी चांसेस हों, उसे निकाल कर काफ़ी तेज गर्म किया जाता है और उसमें से उसके एटम्स निकल के एवेपोरेट हो जाते हैं और उन एटम्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ आर्सेनिक के एटम्स की, और विस्तार में जानने के लिए आप आगे देखते रहें। आखिरकार आर्सेनिक को साइंस ने कटघरे में खड़ा कर ही दिया और सबसे पहला मुजरिम पकड़ा गया। मैं आपके साथ में 4 केस डिस्कस करूँगा। ये 4 केस 1-2 दिन या 1-2 साल में नहीं जीते गए। ये 4 केस अलग अलग 4 सदियों में जीते गए और इन्होंने ही आर्सेनिक को पकड़ने की नींव रखी। सबसे पहला केस है 1752 मैरी ब्लेंडी का, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली थी। मैरी ब्लेंडी के ऊपर आरोप था कि इन्होंने अपने पिता को मार दिया। क्या ये आरोप सच था? जी हाँ, आरोप तो सच था, पर इसके पीछे छुपा हुआ था एक गहरा राज। मैरी ब्लेंडी उस वक्त किसी एक लड़के से प्यार करती थी, पर उनके पिता उस लड़के के साथ शादी करवाने के लिए राजी ही न थे। मैरी ब्लेंडी को उस लड़के ने कहा कि ये एक छोटी शीशी में भरा हुआ पाउडर अपने पिता के खाने में किसी तरह से मिला देना और पिता शादी के लिए राजी हो जाएंगे। पर हुआ कुछ उल्टा। खाने में मिलाया हुआ आर्सेनिक उनके पिता की मृत्यु का कारण बन गया और मैरी ब्लेंडी को ले जा करके कटघरे में खड़ा कर दिया
उस कटघरे में खड़ी हुई मेरी ब्लेंडी के सामने जब वकील ने गर्म लोहे की सलाख के ऊपर उस पाउडर को डाला तो बहुत तेज लहसुन नुमा बदबू आई, जैसा कि आर्सेनिक ऑक्साइड से आती है। और ये प्रूव हो गया कि वो आर्सेनिक ही है और मेरी ब्लेंडी को सजाए मौत दी गई। अब बात आती है जेम्स मार्श की। जी हाँ, मार्श टेस्ट, जिसके बदौलत हजारों केसों में यह डिसीजन सुनाया गया कि ये और कोई जहर नहीं, आर्सेनिक है। सन 1832 की बात है जब जेम्स मार्श को एक केस के लिए बुलाया गया। जेम्स मार्श एक बहुत ही फेमस केमिस्ट रहे थे। जेम्स मार्श आए, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, पर ज्यूरी को उनके एक्सपेरिमेंट पसंद ना आए, या कहें कि उनके सबूत उस वक्त के हिसाब से कमजोर लगे। इस वजह से कातिल बच निकला। हालांकि कातिल ने आगे जाकर के खुद कबूल किया कि हत्या उसी ने की है, पर जेम्स मार्श इस बात से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि मार्श सोच बैठे कि टेस्ट अब ऐसा बनाऊंगा कि कोई फेल ही ना कर सके। मार्श ने आर्सेनिक को इंसानी शरीर से कुछ इस तरह से निकाला और एक आर्सेनिक की पतली फिल्म की तरह टेस्ट ट्यूब के अंदर जमा दिया। मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर आर्सेनिक की एक बहुत ही पतली फिल्म। यह एक पूरा का पूरा मार्श टेस्ट जब परफॉर्म किया गया तो ज्यूरी खुश हो गई और तब तक आर्सेनिक का अंत आ चुका था, क्योंकि अब आर्सेनिक का टेस्ट जन्म ले चुका था। उसको डिटेक्ट करने का टेस्ट जेम्स मार्श ने सन 1836 में बनाया। बात आती है सन 1840 की। उस वक्त एक लेडी थी जिसका नाम था मैरी लेफार्ज। उस औरत ने अपने पति चार्ल्स को केक में आर्सेनिक जहर देकर के मारा गया, ऐसा उसके ऊपर आरोप था। आरोप को सिद्ध करने के लिए ज्यूरी ने पेरिस के सबसे बड़े टॉक्सिकोलॉजिस्ट मैथ्यू ऑर्फिलिया को बुलाया। वह उस वक्त के दुनिया के जाने माने टॉक्सिकोलॉजिस्ट में से नंबर 1 पर थे। मैथ्यू ऑर्फिलिया ने आकर के ज्यूरी के सामने मार्श टेस्ट परफॉर्म किया। टेस्ट कामयाब रहा और ऑर्फिलिया को फांसी की सजा हुई। इस तरह से सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत कोर्ट में हमारी हुई और आर्सेनिक हार गया। बात करते हैं अब 1908 की। चाइना के एक एम्परर जिनको आर्सेनिक से मौत दी गई, पर हैरत अंगेज बात यहाँ ये है कि पकड़ा गया सन 2008 में। मृत्यु 1908 में हुई, पकड़ा 100 साल बाद 2008 में गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पकड़ा 100 साल बाद 2008 में गया। चाइना के वह एम्परर मृत्यु के दौरान काफी समय के लिए नजरबंद एक कमरे में रखे गए थे और उनको उन्हीं की आंट ने बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आर्सेनिक की डोज देकर के मार डाला। पर उस वक्त अच्छी जानकारी और अच्छे टॉक्सिकोलॉजिस्ट चाइना में मौजूद थे ही नहीं जो इसे पकड़ पाते। सन 2008 में उनके अवशेषों को निकाला गया और उनके बालों की अच्छे से जांच हुई। उनके बालों की जांच होने पर पता चला कि उनके बालों में नॉर्मल इंसान की तुलना में 200 गुना ज़्यादा आर्सेनिक है। उनकी कब्र के आसपास की मिट्टी की भी जांच हुई कि कहीं बालों में आर्सेनिक मिट्टी से तो नहीं चला गया, पर पता चला कि उसके अंदर आर्सेनिक मौजूद ही नहीं था। तो यह बात 100 साल बाद प्रूव हुई कि एम्परर यानी राजा को मारने वाला कोई और नहीं, आर्सेनिक ही था। दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आर्सेनिक झूठ नहीं बोलता। 100 साल पुरानी बात को भी आज आर्सेनिक ने सिद्ध कर दिया। साइंस की जीत हुई और कोर्ट रूम में आर्सेनिक बार बार पकड़ा गया। बात आती है सन 1851 की। कानून भी जागने लगा था। इंग्लैंड में तो आर्सेनिक के खरीद के लिए अलग ही एक्ट बना दिया गया, द आर्सेनिक एक्ट 1851। जी हाँ, आर्सेनिक एक्ट 1851, जिससे कि उसी खरीद पर लगभग बैन ही लग चुका था। 21 से कम उम्र के लोग उसे खरीद ही नहीं सकते थे। आर्सेनिक के वाइट पाउडर के अंदर अलग से एक ब्लू टिंट मिलाया जाने लगा, जिससे कि उसे किसी के खाने या पीने की वस्तु में मिलाया ना जा सके। मिलाया भी जाए तो वह तुरंत पता चल जाए। क्या आर्सेनिक के केस भारत में भी मिले? जी हाँ, बिल्कुल, आर्सेनिक के केस भारत में भी मिले। बात है सन 1970 की। भारत का बंगाल और बांग्लादेश के आसपास का इलाका। जब भारत के बंगाल में वहाँ की सरकार ने पानी मुहैया कराने के लिए बहुत सारे ट्यूबवेल लगवाए। उन ट्यूबवेल्स को लगवाने का एक ही काम था कि आसानी से वहाँ की जनता को पानी की सेवा दी जा सके। काम तो सेवा के भाव से किया गया था, पर वहाँ के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा थी।
जो कभी चेक ही ना की गई, और उसकी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आर्सेनिक अपना घर बनाने लगा, जिस वजह से लोगों को कैंसर, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर केराटोसिस और भी अलग अलग तरीके की बीमारियां होने लगी। यहाँ तक कि उनके प्रजनन तक पे खतरा आ गया। किया गया सेवा का काम एक मृत्यु के लिए आतुर हो गया। उस वजह से आज भी करोड़ों लोग उस जहर को धीरे धीरे खा रहे हैं। WHO ने उसको नाम दिया इतिहास का सबसे बड़ा मास पॉइजनिंग। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, WHO ने उसे नाम दिया इतिहास की सबसे बड़ी मास पॉइजनिंग। हालांकि उसको जानबूझकर तो नहीं किया गया, पर जो हुआ गलत हुआ। लेकिन दोस्तों, आर्सेनिक की सबसे ट्विस्टिंग और खूबसूरत कहानी चाइना से आती है। चाइना के कुछ डॉक्टर्स ने वहाँ पर कैंसर से लड़ने वाले मरीजों के लिए एक ट्रेडिशनल दवा बनाई। वह ट्रेडिशनल दवा उस कैंसर पे कारगर तो थी, पर इतना ज़्यादा असर नहीं दिखा रही थी। कैंसर कहा जाए तो ब्लड कैंसर, जी हाँ, ब्लड कैंसर। उसमें उन लोगों ने आर्सेनिक का सफ़ेद पाउडर मिला दिया। आर्सेनिक का सफ़ेद पाउडर मिलाने के बाद जैसे ही दवा शरीर में गई, जो लोग जो कि मौत के मुंह पर बैठे थे, धीरे धीरे करके ठीक होने लगे। बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि सन 2000 में अमेरिका की FDA ने इन्हें अप्रूव कर दिया। मतलब कि ड्रग्स अप्रूव किए गए। जो जहरों का बादशाह था, आज जान भी बचा रहा। तो अगर ये सफ़ेद पाउडर किसी डॉक्टर के हाथ में लग जाए तो वरदान से कम नहीं, और कातिल के हाथ में लग जाए तो किसी वेपन से कम नहीं। बात नीयत की है, पाउडर वही है, बस चीज़ें बदल गई हैं। तो दोस्तों, एक ज़माना था जब आर्सेनिक पॉइजनिंग साबित करना नामुमकिन था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन जहर बन चुका था। पर आज की मेडिकल साइंस, मेडिकल एविडेंस, हेयर और नेल्स रिपोर्ट और पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स एक केस को इतना मजबूत बना देते हैं कि कातिल का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अगर समय रहते पकड़ जाए तो आर्सेनिक का एक एंटीडोट भी है। अगर समय रहते इंसानी शरीर के अंदर आर्सेनिक पकड़ा जाए तो एक एंटीडोट भी है, जिसका नाम है BAL, जो कि इंसान की जान भी बचा सकता है। तो आप सभी से विदा लेते हुए आज की डॉकेट को मैं यहीं बंद करता हूँ। और आर्सेनिक जो कि एक परफेक्ट मर्डर वेपन हुआ करता था, आखिर साइंस ने उसे पकड़ ही लिया। पकड़ा ही नहीं, बोलने पे मजबूर भी कर दिया। और वो इतना चिल्ला चिल्ला करके बोला कि सभी लोगों को कटघरे में खड़े होकर इंसाफ भी दिलवाया। अगर ये फाइल पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन दबाना भूलें। मिलते हैं अगले डॉकेट में एक नई कहानी, एक नई मिस्ट्री के साथ में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ऋषभ, और आप देख रहे हैं द फॉरेंसिक डॉकेट। साइनिंग ऑफ।